बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो आज हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 करने लगे हैं और इससे पहले इम्पोर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि आपने जो तैयारी करनी है ना, एफएससी की जो टेक्स्ट बुक हैं वहाँ से आप तैयारी करना शुरू कर दें। डेली बेस पे आप उसको पोर्शन रख लें, अपने टाइम अवेलेबिलिटी के मुताबिक स्पेशल टाइम भी निकालें और इसमें जो है ना तैयार करें। टेक्स्ट बुक की लाइंस पढ़ें, उसके जो टेबल दिए हुए हैं, मेमोरी क्वेश्चन हैं, वो सारे तैयार करें आप। ठीक है। और बाकी मैं ख़ुद आपको इधर करवा रहा हूँ साथ साथ, आज और मज़ीद करवाऊँगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्वालिटी का वर्क हो रहा है। और ये जो दूसरी बात, ये जो फ़िज़िक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग, इसकी जो बुक है वो आपके पास है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में दे दी है। इसका सलूशन भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, वो भी आप सलूशन भी पास रखें ताकि जो आंसर होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता हो जो मैं करवाता हूँ। और ये बुक होगी तो आपको ये जो बातें मैं आपको करवाता हूँ आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बल्कि पढ़ें, आपको ज़्यादा क्लियर होगा और ज़्यादा आप सीखेंगे। और एफएससी की बुक जो है वो आपने वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन पढ़नी है और इसमें जो बातें हैं वो नोट करनी है। ठीक है, ये बेस्ट वे है और ये काम आपने ज़रूर करना है। अब चलते हैं वेक्टर्स। आज चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं हम। पहले हमने चैप्टर नंबर जो हेरिडे रेजनिंग क्रेन का था, चैप्टर 2 था ये। अब ये जो चैप्टर है ये फिज़िक्स फॉर साइंटिस्ट इंजीनियरिंग का चैप्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो वेक्टर्स की डेफिनेशन ये वो बड़ी सिंपलेस्ट हैं, आपने पढ़ी हुई हैं, पढ़ाते भी होंगे आप एफएससी को भी और मैट्रिक वगैरह डिफरेंट क्लासेस को पढ़ाते भी होंगे, इवन बीएससी को भी पढ़ाते होंगे। तो आप ये बड़ी सिंपल सी बातें आपने कर लेनी है। डेफिनेशन वो जो मैंने अभी बताया ना, टेक्स्ट बुक पढ़ें, वहाँ से यही होंगी, डेफिनेशन होगी उसकी, यानी आपका क्वालिटेटिव पार्ट क्लियर होगा। वो आप खुद कर रहे हैं पढ़ के। क्वालिटेटिव क्या है, आपको डेफिनेशन आ गई, वर्किंग आ गई, उसका बेसिक पॉइंट पूछ लिया कि ठीक है वेक्टर से क्या बताते हैं। ठीक है, ये सारी बातें क्वालिटेटिव में आ जाएंगी, तो ये आप तैयार करते जा रहे हैं साथ साथ। मैं जो इधर आपको पढ़ा रहा हूँ वो क्या करवा रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशन लॉजिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो कि एंटी टेस्ट में होते हैं वो करवा रहा हूँ, जो हमें पीपीएससी में आएंगे। हर एंटी टेस्ट पीपीएससी में नहीं आता, और जो इसमें इंटरव्यू में आते हैं वो फोकस हो रहे हैं, और जो टेस्ट में आते हैं मेजॉरिटी क्वेश्चन वो डिस्कस हो रहे हैं। इन शॉर्ट कंसेप्चुअल स्टडी इधर हम देख रहे हैं। अच्छा, अब इधर देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टार्ट करते हैं हम इसको। ठीक है, बाकी बातें फिर होती रहेंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर्स एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्केलर क्वांटिटीज़। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज़ है जिसमें कहता है कौन सी वेक्टर स्केलर्स हैं। एज है, योर एज, आपकी एज की एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो अगर देखा जाए तो ये जो एक्सेलरेशन एज है ये टाइम को कहते हैं, टाइम है तो ये स्केलर हुआ, तो स्पीड है तो ये भी क्या हुआ, स्केलर हुआ। तो ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों क्या हैं, वेक्टर्स हैं। और ये बनाइए ना, अब एमसीक्यूज़ मैं इस तरह की आपको बनाता हूँ कि जिससे आपके टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। अब मैंने एक एमसीक्यूज़ पढ़ाई है, इसमें स्केलर भी क्लियर हो गया है और वेक्टर भी क्लियर हो गया, दोनों की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की एमसीक्यू बना रहा हूँ जो पूरे पूरे टॉपिक को कवर कर रही होंगी। अब मज़ीद जो बातें आ रही हैं आगे चलते जा रहे हैं हम। ठीक है, तो अब इसमें देखें, नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वो मैंने लिखा है a प्लस बी इज़ इक्वल टू सी। ये एरो हेड लगाया तो वेक्टर है, बुक में लिखा होगा तो बोल्ड किया होगा। इज़ अ डिफरेंट फ्राम दी a प्लस बी इक्वल टू सी। अब ये देखें यहाँ पे एरो हेड नहीं लगा हुआ, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड है। अब इनको हमने करना है एड अप। ठीक है, तो कैसे ये एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट इस तरह से हैं कि ये अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको तो हम सिंपल ऐड कर रहे हैं अलजेब्रिक मेथड से, यानी ये 2 है, ये 3 है, तो 2 + 3 5 आंसर आ जाएगा। ये मैग्नीट्यूड है। लेकिन वेक्टर्स को हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, इसलिए ये डिफरेंट है। किससे ऐड कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से, या किससे कर सकते हैं, हेड टू टेल रूल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए 12 है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 8 है, और ये साथ बता दिया कि ये दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं। ठीक है, अब बताएं कब इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम आएगा और कब मिनिमम आएगा। तो एक बात याद रख लें, जब वेक्टर्स
पैरेलल हों, सेम डायरेक्शन में हों, तो एक बात याद रखनी है, वेक्टर्स सिंपल मैथमेटिकली ऐड हो सकते हैं। जैसे मैंने पीछे बताया था कि वेक्टर हेड टू टेल रूल से ऐड होते हैं। एक इसमें कंडीशन भी होती है, अगर क्या हो पैरेलल सेम डायरेक्शन में हो तो फिर हेड टू टेल रूल की बजाय हम सिंपल ऐड भी कर सकते हैं। ये याद रखना है आपने। अब देखें इनकी मैग्नीट्यूड को ऐड कर रहे हैं, 12 + 8 20, और ये मैक्सिमम इसका आंसर आएगा। और मिनिमम कब आएगा, जब हम इनको माइनस कर लेंगे। तो इसको माइनस करके देख लेते हैं। तो ये 12 - 8 करेंगे 4 क्या है यहाँ पे मिनिमम आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड हो सकते हैं वेक्टर अलजेब्रिकली, सिंपल मैथमेटिकली, अगर वो क्या हो डायरेक्शन में सेम हो और क्या हो और पैरेलल हो। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट में ये ना अक्सर कहा जाता है, यहाँ पे मैंने पॉइंट क्लियर किया, अक्सर कहा जाता है कि वेक्टर अलजेब्रिकली ऐड नहीं होते, ये कहते हैं। ठीक है, कहते हैं स्पेशल रूल्स ही ऐड होते हैं, टू टेल रूल्स ही होते हैं, लेकिन इधर ऐसा 100% नहीं है। मे बी, कैन का मतलब कर सकते हैं। अगर आ जाएगा ना कि a + b कैन बी एडिड अलजेब्रिकली, तो फिर ऑप्शन ठीक है। अगर आ जाएगा ना a and b आर एडिड अलजेब्रिकली या डू एडिड अलजेब्रिकली, तो फिर डू का मतलब हमेशा ऐसा होगा, वो गलत हो जाए। अलजेब्रिकली ऐड हो सकते हैं जब सेम डायरेक्शन हो, ठीक है, पैरेलल हो। अब आ जाए a + b ऐड किया, तो ये इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, ये वेक्टर में, ये वेक्टर है a + b और ये मैग्नीट्यूड में, और दोनों के रिज़ल्ट क्या हो सेम हो। तो इसकी अभी मैं आपको बात बता के आ रहा हूँ, क्या बता के आ रहा हूँ, वेक्टर क्या हो पैरेलल हो, सेम डायरेक्शन में हो। पैरेलल का मतलब है सेम लाइन के अलोंग होंगे। ये पहला वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, सेम लाइन के अलोंग है और पैरेलल भी हैं। मतलब क्या है, ये दोनों एक ही डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये पैरेलल एक ही लाइन के अलोंग होंगे और सेम डायरेक्शन में है। तो जो इसका वेक्टर में आंसर आएगा वो ही इसका मैग्नीट्यूड में आंसर आएगा। ये वही अभी जो बात बता के आ रहा हूँ। आगे है a एडिशन b, क्या कर रहे हैं हम, वेक्टर a और b को ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट 0 कब होगा, तो एक ही सूरत में इसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ये याद रखना आपने, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, सेम ऑपोजिट डायरेक्शन हो, सेम मैग्नीट्यूड हो, तो इनका क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। जैसे मैं इधर लिखता हूँ 2 + -2, तो देखें मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑफ माइनस बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होंगे तो रिजल्टेंट 0 आ जाएगा। या ये भी हम कह सकते हैं, ये नहीं, या ये भी कह सकते हैं पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, पैरेलल हो और क्या हो ऑपोजिट डायरेक्शन हो। फिर ये भी कह सकते हैं ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड का मतलब है मैग्नीट्यूड सेम है, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हम ऐड करेंगे तो सिमिलर इस तरह कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन इसमें बन सकती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं। नेक्स्ट जो इसमें आ रहा है वो ये है कि अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स की बात की जाए, तो वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं, लेट करें ये वेक्टर है, ठीक है, इसके कंपोनेंट ड्रा करने हैं फर्स्ट सेकंड। ठीक है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाले को हमेशा वर्टिकल ए वाई कहेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल को हम ए एक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये मैंने इधर लिख दिया ए एक्स इज इक्वल टू ए एक्स आई हैट। आई हैट बता रहा है अलोंग एक्स एक्सिस इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और ये ए वाई इज इक्वल टू ए वाई जे हैट, जे हैट वाई एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये जनरल फार्मूला है, ये आपको याद होना चाहिए। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स ग्रेटर लेस ऑलवेज, ठीक है, टू वेक्टर्स। ये मैंने पॉइंट बताया कि जो वेक्टर के कंपोनेंट है वो वेक्टर से क्या होते हैं, या यूँ कहें रिजल्टेंट वेक्टर से क्या होते हैं। यानी मैं इधर लिखूँ कि ये कंपोनेंट है और ये वेक्टर है, तो कंपोनेंट वेक्टर से क्या होता है, ग्रेटर होता है, लेस होता है, या इक्वल होता है, क्या होता है। तो इसकी कंडीशन में पहले देखते हैं, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहते हैं ऐसे कंपोनेंट जिनके दरमियान एंगल 90 हो। जैसे ये ए वाई और ये ए एक्स दोनों के दरमियान एंगल 90 है, तो ये तो रेक्टेंगुलर हो गए। तो इस केस में हमेशा क्या होगा, कंपोनेंट्स वेक्टर से लेस होगा, और या इक्वल हो सकता है या लेस हो सकता है। अब इक्वल कब हो सकता है, जैसे ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है इसकी,
और अगर मैं कह दूँ ए एक्स 0 है, इधर पुट कर दें तो इधर सिर्फ ए वाई रह जाएगा, तो ये इक्वल आ गए। ठीक है, कंपोनेंट यहाँ तो लेस हो सकता है, ये लेस तो आप देख रहे हैं इसे लेस ही होगा, यहाँ क्या हो सकता है इक्वल हो सकता है कंपोनेंट, ग्रेटर नहीं हो सकता कंपोनेंट अपने वेक्टर से। ठीक है, तो ये हमने इसमें देख लिया। हाँ, अगर नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, अगर वो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है तो फिर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये देखें, ये मैं लेट कर लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है, ये मैंने 1 2 3 4 वेक्टर लिए और इसका रिजल्टेंट लाएँ, टेल को हेड से मिला दें तो ये रिजल्टेंट आ गया। तो देखें ये जो है ना एक्चुअली ये वेक्टर है अब इस केस में। ठीक है, तो ये वेक्टर है तो ये सारे इसके कंपोनेंट कहलाएंगे। अब ये देखें ये वेक्टर जो आ रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर जो है, ये इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इसके तकरीबन इक्वल है। तो अब देखें इस केस में जब रेक्टेंगुलर नहीं है, ये एंगल 90 नहीं है, तो फिर ये रिजल्टेंट कम हो सकता है अपने कंपोनेंट से। ठीक है, तो अब देखें इसमें ये आपको बड़ी सिंपल सी बात याद है, ये क्वाड्रेंट है 1 2 3 4 और जो वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, तो इसके ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, ओरिजिन से राइट साइड पॉजिटिव होती है, ओरिजिन की लेफ़्ट साइड नेगेटिव होती है। इसी तरह अपवर्ड पॉजिटिव होती है तो डाउनवर्ड नेगेटिव होती है। अब देखें मैंने इस वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट बनाए, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये वर्टिकल अपवर्ड है एक्स एक्सिस के तो पॉजिटिव ए वाई, और ये राइट एक्स एक्सिस के तो पॉजिटिव एक्स आ जाएगा। तो ये मैंने लिखा है फर्स्ट में, ये दोनों फर्स्ट में क्या होता है ए एक्स भी पॉजिटिव होता है और ए वाई भी पॉजिटिव होता है। और आ जाएँ अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव की, तो नेगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में हम के दूसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो ए एक्स नेगेटिव ए वाई पॉजिटिव, तीसरे में दोनों कंपोनेंट नेगेटिव होते हैं, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव ए वाई नेगेटिव होता है। ठीक है, ये हमने इसमें देख लिया। अब देखें इसमें ये नेक्स्ट देख रहे हैं, इसमें ए एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो इसका फार्मूला होता है ए कोस थीटा, ए वाई वर्टिकल कंपोनेंट है ए साइन थीटा, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल थीटा है ये हमेशा याद रखना है, ये क्या होता है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस, और किस डायरेक्शन में होता है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेट करूँ तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे लेट कर लें ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो ये एंगल थीटा बन रहा है, और एंगल थीटा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, और किस तरफ चल रहा है, ये देखें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो ये याद रखना हमेशा ऐसा ही होगा। आगे मैं अभी टेस्ट भी करता हूँ आपको कितनी समझ आई है। अब देखें ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है, ये याद है, और अगर एंगल फाइंड करना हो हमने वेक्टर का तो ये फार्मूला है। ठीक है, और स्पेस ये 2D में ना, 2 डिमेंशन में, अगर स्पेस में आ जाए तो स्पेस में क्या होगा, हम 3 कंपोनेंट्स लेते हैं, 3 कंपोनेंट्स ए एक्स ए वाई ए जी, ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला हो जाएगा स्पेस में। और ये प्लेन में यानी 2D में एंगल है, अगर स्पेस में एंगल फाइंड करना हो तो फिर ये फार्मूला नहीं लगाएंगे हम स्पेस के लिए, फिर डायरेक्शन कोसाइन आती हैं जो कि आपने बीएससी में पढ़ी हुई हैं। डायरेक्शन कोसाइन अल्फ़ा बीटा गैमा में कहते हैं, यानी कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गैमा, इनको डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ठीक है, मैं अगर लिख दूँ कोस अल्फ़ा कोस बीटा कोस गैमा, इनको नाम देते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो अब देखें ये जो कोस अल्फ़ा है इसकी अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो कोस अल्फ़ा किसके इक्वल आने वाला है, कोस अल्फ़ा ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ओवर आर के इक्वल आएगा, कोस बीटा ए वाई ओवर आर, कोस गैमा ये जहाँ पे ये गैमा को रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू ए जी ओवर आर। इसको मैंने दोबारा लिखा हुआ है, ओवर राइटिंग थी तो इधर दोबारा लिखा हुआ। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये जो आर है ना, आर की वैल्यू ये है, ये आर की वैल्यू लिख दी हुई है। ठीक है, ये एक्स वाई जेड का मतलब है ए, इसको यूँ लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जी होल अंडर। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर आपने ए एक्स फाइंड करना है तो इसको क्या करें, आर को मल्टीप्लाई कर दें इधर, तो ये बन जाएगा फार्मूला ए एक्स का। अगर ए वाई फाइंड करना है तो आर को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो ए वाई का ये फार्मूला आ जाएगा। फिर अगर आर को इधर ले जाएँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए जेड का ही आ जाएगा।
स्पेस में ये वाले फार्मूला ही होंगे फाइंड करने के लिए, ठीक है, यानी 3xyz में। अगर सिर्फ xy या 2D है तो फिर ये वाले फार्मूले होंगे जो आपको बताएं, ठीक है। अब ये भी हो गया। अब इसमें देखते हैं अगर थीटा एंगल की बात करूं, थीटा इज़ मयर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। जो एंगल थीटा अगर मयर करें वाई एक्सिस से, ऊपर करके बात करके आ रहे हैं एक्स एक्सिस से मयर करना है। अगर मैं कह दूं एंगल कहाँ से मयर हो रहा है, वाई एक्सिस से मयर हो रहा है, तो फिर ए एक्स और ए वाई का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। तो ये देखें, इधर मैंने डायग्राम बनाई हुई है, ये वेक्टर है और इसका एंगल एक्स एक्सिस के बजाय अब कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ किस से बन रहा है, वाई एक्सिस से बन रहा है, ठीक है। ये इसको यूँ करें, एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है और क्लॉकवाइज आ रहा है, ठीक है। जब एंगल एक्स एक्सिस से स्टार्ट हो तो फिर सिचुएशन चेंज हो जाती है। फिर ए एक्स, अब देखें ए एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ए एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ए वाई किसके इक्वल आ रहा है, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा। पहले क्या था, पहले ये था कि ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है। लेकिन अब जब वाई एक्सिस से एंगल शुरू होगा तो फिर ए एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा हो जाएगा, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा हो जाएगा। हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये वर्टिकल कंपोनेंट में साइन ही आए या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कोस ही आए, एंगल पे डिपेंड करता है। और ये आप कंपोनेंट बनाएं तो थीटा के सामने ये क्या आ रहा है, ए साइन थीटा, और इसके साथ क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये अब ये वाला जो है ना, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये वाला ए साइन थीटा क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। और ए वाई का फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा, ठीक है, ये याद रखना है। और अब अगर टार्क की बात करें तो टार्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टार्क इज इक्वल टू आर एफ कोस थीटा। वैसे आप क्या पढ़ते हैं, टार्क का फार्मूला क्या होता है, टार्क का फार्मूला होता है टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। ये टार्क का फार्मूला है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ये कब है, जब एंगल कहाँ से बन रहा हो, हॉरिजॉन्टल से बन रहा हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बन रहा हो। अगर एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ना बन रहा हो, वाई एक्सिस से एंगल स्टार्ट हो रहा है, वाई एक्सिस से एंगल बन रहा है, तो फिर टार्क का फार्मूला चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, टार्क इज इक्वल टू आर एफ कोस थीटा हो जाता है। तो ये भी करेक्ट है, एंगल डिपेंड करता है, इधर एंगल वाई एक्सिस से है और यहाँ पे एंगल एक्स एक्सिस से है, ठीक है। तो ये देख लिया। अब आगे नेक्स्ट इसमें है कि इफ़ वन ऑफ कंपोनेंट इज़ ज़ीरो देन वेक्टर हैव। अगर एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो वेक्टर क्या रखते हैं, ठीक है। ये वही अभी मैग्नीट्यूड का आपको फार्मूला बता के आ रहा हूँ। इसका मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जी, ये स्पेस के लिए तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला, अगर एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए, मैं लेट करता हूँ कि इसमें ये ला ए एक्स ज़ीरो हो गया, तो दो कंपोनेंट तो होंगे फिर भी, तो आंसर कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगी बी, इफ़ ज़ीरो देन वेक्टर हैव, इफ़ वन कंपोनेंट इज़ ज़ीरो देन वेक्टर हैव। इसमें जो बता रहा हूँ ना, इसमें कह रहे हैं इफ़ वन कंपोनेंट इज़ नॉट ज़ीरो। इसको ना पूरी एमसीक्यू कंप्लीट कर लें। अगर एक कंपोनेंट ज़ीरो ना हो तो इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती, नॉट ज़ीरो, ठीक है। इसको यूँ कर लें, वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। इफ़ वन कंपोनेंट इज़ नॉट ज़ीरो देन वेक्टर मे नॉट बी देन वेक्टर नॉट बी ज़ीरो, ठीक है। एक कंपोनेंट ज़ीरो हो जाए तो वेक्टर ज़ीरो नहीं होता, ठीक है। ये पीछे भी बता के आ रहा हूँ ये फार्मूले से। इसको ज़ीरो कर दें तो ये दो तो रह जाएंगे, वेक्टर तो मैग्नीट्यूड होगी कुछ ना कुछ। अगर a प्लस बी को ज़ीरो के इक्वल हो तो इसके कंपोनेंट के बारे में क्या बता सकते हैं, a के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, इसी तरह b के तीन कंपोनेंट हो सकते हैं। अगर वेक्टर का सम ज़ीरो आ रहा है तो इनके कंपोनेंट्स के बारे में क्या कहेंगे, इनके कंपोनेंट्स के बारे में दो बातें हम कह सकते हैं। एक आप कह सकते हैं कि इनके कंपोनेंट क्या हैं, ऑपोजिट हैं, ठीक है, ऑपोजिट साइन होंगे। ये ना एफएससी के क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, शॉर्ट क्वेश्चन में सोल्यूशन वहाँ पे आप देख लें, ठीक है। डायरेक्ट बता रहा हूँ। अगर इनके पहला एक सिंपल आंसर बताऊँ, अगर ये इनका वेक्टर का सम ज़ीरो है तो इनके कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो होना है, ये कन्फर्म है। दूसरी इसकी बात ये है कि जब इनके कंपोनेंट का सम ज़ीरो आ जाएगा, फ़र्ज़ करें मैं लिख लेता हूँ इनके कंपोनेंट का सम भी ज़ीरो आ गया,
तो इसको इधर ले जाएं तो नेगेटिव हो जाएगा बी, ठीक है। तो नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव क्या बता रहे हैं, इनके कंपोनेंट ऑपोजिट भी होंगे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन देखें, एक ऑप्शन दी हुई है इक्वल, दूसरी इसने ऑप्शन दी हुई है ऑपोजिट, नेगेटिव ऑफ ऑपोजिट साइड, तो फिर ये वाली ऑप्शन आ जाएगी। तो जब वेक्टर का सम 0 है तो उनके कंपोनेंट क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे। और एक और मैंने पॉइंट बता दिया जो इधर नहीं दिया हुआ, वो क्या है, ax प्लस बी, तो उनके कंपोनेंट का सम भी 0 होगा। ये दोनों ही आंसर बनते हैं, वेक्टर के कंपोनेंट का सम भी 0 होगा, यहाँ क्या हो सकता है, उनके कंपोनेंट ऑपोजिट भी होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमने इसमें देख ली। अब हम नेक्स्ट एफएससी टेक्स्ट बुक में जो वेक्टर से रिलेटेड बातें हैं वो करने लगे। आज हाफ कर रहे हैं और कल हाफ, बाकी जो हाफ है वो कल करेंगे, ठीक है। तो ये जो मैं एमसीक्यू से आपको करवाने लगा हूँ, ये आप वो टेक्स्ट बुक पढ़ लेंगे ना तो इतना आपको सीखने को नहीं मिलेगा, इतने कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे जितने मेरे इस एमसीक्यू के करवाने से आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस वजह से इसको एक्टिव हो जाएं। तो आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था वीडियो में, दूसरी वीडियो में शायद बताया था या पहली में, कि स्मार्ट वर्क आप करें। अब स्मार्ट वर्क का मतलब मैंने बताया था थोड़े टाइम में आप क्या करें, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा काम कर लें। अब थोड़े टाइम में ज़्यादा काम कैसे होगा, वो ये मेरे पास ट्रिक है, ठीक है। आपके पास डिफरेंट अंदाज में हो सकता है, मेरे पास ये ट्रिक है कि ये मैंने ऐसी एमसीक्यू निकाल के रखी हुई हैं कि आप इनको पढ़ेंगे तो इनको पढ़ने से टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगी, मैथमेटिकली क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। इतने वो ऑथेंटिक क्वालिटी के ये निकाले हैं। ये तरीक़ेकार होता है इसके करने का। अब ये मैं करवाऊँगा तो समझे ये आपके क्लियर हो गया, चैप्टर क्लियर हो जाना है। आज हाफ आज करें, हाफ कल करेंगे, तो ये जो एफएससी का ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। बाकी जो उसकी मेमोरी टेस्ट है, जो क्वालिटी बेस हैं, क्वालिटी बेस में डेफिनेशन है, या उसमें आपसे पूछ लेता है कि बताएं ये क्या बता रहा है, इसका मीनिंग क्या है, ठीक है। सिंपलेस्ट बातें वो आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक से। अब मज़ीद इधर मैं शुरू करवा रहा हूँ। तो पहले इसमें देखें, इसमें लिखा हुआ है टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 and 8 एक्ट एट ए पॉइंट। 5 और 8 किसी पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस, ठीक है। नीचे ऑप्शन दी हुई हैं, इसको सोल्यूशन मैं इधर कर रहा हूँ। एक 5 है, ठीक है, और दूसरी 8 न्यूटन है। अब देखें, कह रहा है एक्ट कर रही है, तो कौन सा आंसर नहीं होगा। ना उसने एंगल की बात की है, ना डायरेक्शन की बात की है, ना ही उसने कहा ये रेक्टेंगल कंपोनेंट है। तो हम कौन सा फार्मूला लगाएं। तो अगर ये इस तरह की जनरल बात हो तो आप पहले मैक्सिमम आंसर निकाल लिया करें। अभी मैं आपको बता के आ रहा हूँ मैक्सिमम आंसर कैसे होता है। 5 + 8 ऐड कर लें जस्ट इनको, ये सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐड करेंगे तो ये क्या होंगे, मैक्सिमम आंसर आ जाएगा प्लस करने से, ये 13 आ जाएगा। और मिनिमम आंसर कैसे आएगा, मिनिमम आंसर निकालना है तो इनको क्या कर लें, माइनस कर लें, ठीक है। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। अब ये दो आंसर आ गए, 3 से लेकर 13 तक, ये कंप्लीट रेंज बन गई है। तो मैं लिखूँ तो रेंज है ये, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये सारे ही आंसर है हमारे 3 से 8, 13 तक। तो देखें इधर कौन सा है, पहला 6 है तो 6 इसकी रेंज में आ रहा है, ये भी करेक्ट है। 10 भी है, इसकी रेंज में आ रहा है, करेक्ट है। 2 देखें है इधर, 2 इधर मिनिमम हमारा क्या है 3 है, तो इधर 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, रॉन्ग है। 13 इधर आ रहा है, तो इसका मतलब है कौन सा इसमें आंसर नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट, उसने पूछा था कौन सा नहीं होगा, तो फिर 2 नहीं होगा क्योंकि ये रेंज में नहीं आ रहा। उसके बाद देखें 2D मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। 2 डायमेंशन में अगर बात करें तो मैक्सिमम कंपोनेंट कितने होते हैं। अगर मैं 2D में बात करूँ, एक्स वाई ये 2D है या प्लेन है, इसमें कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं वेक्टर के, ठीक है। तो अक्सर इधर जो कन्फ्यूजन करते हैं लोग, उनमें ये समझते हैं कि ये 2D की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्स वाई होता है, 2 डायमेंशन है, तो इसमें कंपोनेंट भी इसके 2 ही आएंगे। जैसे ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और ये एक्स कंपोनेंट, ये रॉन्ग है। एक्स का अगर 2D की बात करें तो इसमें इन्फिनिट कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ये जो मैं वेक्टर ड्रा कर रहा हूँ, ये सारे क्या हैं, कंपोनेंट हैं। ये पहला वेक्टर, दूसरा वेक्टर, तीसरा, 4th, 5th, 6th, 7, 8, ठीक है।
अब इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से मिला दें, तो ये रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट जो है ना, ये सारे वेक्टर इसके क्या हैं, कंपोनेंट है। तो जितने मर्जी बना लें, इन्फिनिट कंपोनेंट बना लें आप। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि 2D में इन्फिनिट कंपोनेंट हो सकते हैं, ये इन्फिनिट इसका आंसर आ गया। आगे देखें 2D एंड 3D मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है, आप वर्ड पे नोट किया ना, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कौन से होते हैं, जिनके में एंगल कितना होता है, 90 होता है। अगर मैं 2D की बात करूँ तो एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो ये रेक्टेंगुलर यानी 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, तो प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 2 ही हो सकते हैं और स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट 3 होते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना है, स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2 और स्पेस में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 3 होते हैं। ठीक है, अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट नहीं है तो इन्फिनिटी हो जाते हैं। ये पीछे भी मैं अभी बता के आ रहा हूँ, ये अगेन रिपीट हुआ MCQ में। ठीक है, तो अब आज ये इधर ये MCQ से आ गया आंसर। 2 वेक्टर्स A एंड B आर एडिड टू गिवन वेक्टर्स। ठीक है, तो A और B को ऐड किया तो ये रिजल्टेंट आ गया। द रिलेशन टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज़, तो रिलेशन क्या है एक्चुअली इनको फाइंड करने का, कि ऐड किया तो ये रिजल्टेंट आए। तो इसका जो रिलेशन का इनका रिलेशन होता है वो ये होता है, ए आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। ठीक है, ये थीटा अगर एंगल क्या हो 0 डिग्री, कोस 0 क्या होता है 1, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा, ये जो उसने किया हुआ है। ठीक है, उसने कहा ये भी ऐड किया तो ये रिजल्ट आ रहा है, तो कहाँ से हुआ, तो एक्चुअली ये इस फार्मूले से हुआ। आगे देखते हैं, when two vectors to be added have minimum angle then their resultant can be written as। अगर वेक्टर के दरमियान एंगल मिनिमम हो तो उनका रिजल्टेंट कैसे हम लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 2 इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो जब एंगल मिनिमम होगा ना, तो एंगल मिनिमम के केस में हम इसको कहेंगे कि 0 होता है और cos 0 क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, A प्लस बी आ जाएगा। cos 0 एंगल मिनिमम 0 है तो cos 0 1 हो जाएगा। ये फार्मूला यही लगना है ना, ऊपर वाला ही लगना है क्योंकि ये वेक्टर के दरमियान है। cos 0 1, तो इधर क्या आ जाएगा, तो आपको पता है कि जब एंगल 0 हो और वेक्टर मैक्सिमम कब आता है, इसको इस फार्मूले को रहने दें, इसको ना मैं यूँ करता हूँ, अभी बता के आ रहा हूँ। जब वेक्टर्स पैरेलल हों उनका मैक्सिमम एंगल कैसे आता है, ऐड करने से। मिनिमम रिजल्टेंट कब आता है, जब माइनस कर दें। तो इधर देखें वो कह रहा है कि वेक्टर को ऐड किया तो मिनिमम रिजल्टेंट कैसे कब होगा, तो इसमें हम कहेंगे कि एक ये है कि ऐड हो रहे हों, सॉरी इसमें क्या है, क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हों, और क्या हो, इसका ऐड होने से रिजल्टेंट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट पे। अच्छा, तो ये वाली हमने कर ली। अब ये देखें, व्हेन टू वेक्टर्स टू बी एडेड हैव मैक्सिमम एंगल। अब ऊपर वाली में मिनिमम एंगल का था, नीचे वाली MCQ से मैक्सिमम एंगल का है। देन देयर रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज, इनका रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं, टू फिल इन द ब्लैंक्स। मैक्सिमम एंगल इधर लगाएं 180। ठीक है, 180 में क्या होती है, इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। जब डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो क्या होगा, A माइनस बी। ठीक है, ये वाला आएगा आंसर। और इसमें ऑपोजिट में आंसर क्या आता है, मिनिमम आता है, तो ये D ऑप्शन होगी। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स कैन नॉट एक्सीड, 2 वेक्टर के दरमियान एंगल कभी 180 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। ये ना, ये वेक्टर है, ये 180 है, ये मैक्सिमम है। ठीक है, और इसको अब आप कहें कि सर इसको इधर लें, तो ये इनके दरमियान ये वाला बनेगा जो कि 90 बने। तो 180 से ज़्यादा एंगल एक्सीड नहीं करता। उसके बाद है, व्हेन टू वेक्टर्स मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 90 आर एडेड देयर रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज। और जब एंगल 90 डिग्री हो ना, तो फिर इनका जो रिजल्टेंट हम लिख सकते हैं वो आपने याद रखना है, ये मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। ये तब होता है जब एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। ठीक है, ये ऊपर वाला फार्मूला देख रहे हैं, इधर cos 90 लगाएं, cos 90 0, तो ये सारा फैक्टर क्या हो जाएगा 0, तो बाकी ये रह जाएगा जो कि ये है। अब आ जाए नेक्स्ट, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज रिटन एज, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट ये लिखा हुआ है। द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर इज, तो एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स 45 होगा। क्यों 45 होगा, क्योंकि ये फार्मूला देखें,
इधर cos 45 लगाएं, cos 45 क्या होता है √2, तो ये 7 √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट होता है, इसका मतलब एंगल 45 है। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसमें नेक्स्ट इसमें कहते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज, दो वेक्टर का रिजल्टेंट यूँ लिखा हुआ है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब जब ये है ना तो इसका मतलब 60 डिग्री है। क्यों बोला, ये फार्मूला है, इस फार्मूले में एंगल में पुट करें 60, cos 60 1/2 होता है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी जो फैक्टर बचेगा वो ये होगा, तो ये रिजल्टेंट है, इसका मतलब एंगल 60 होगा। आगे इसमें देखते हैं, टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर कंबाइंड एट एन एंगल डैश सच एज देयर रिजल्टेंट आल्सो हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ देयर आइदर वेक्टर्स। तो इसमें ना मैं इसको यूँ समझाता हूँ, कह रहा है कि ये टू वेक्टर्स हैं ए, ठीक है, और बी, ठीक है, तो ए और बी के दरमियान एंगल कितना होगा कि इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है इन तीनों की मैग्नीट्यूड क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो बताना है वेक्टर ए और बी के दरमियान एंगल क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखें, ये ना ए इसको यूनाइट कर लेते हैं और ये बी ये है। ठीक है, तो ये जो इधर जो एंगल बना है ये हेड टेल का है, हम हमेशा एंगल टेल टेल कर लेते हैं, तो ऐसा करते हैं, इससे ए को उठा के यहाँ पे रख लेते हैं, ये ए को आके लेंगे, तो अब ये बन गया टेल टेल। तो ये वाला जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल बनता है 120 डिग्री, एंगल हमेशा टेल टेल का होता है, तो 120 बनेगा। ये ना FSA का शॉर्ट क्वेश्चन है जहाँ पे इसने डायरेक्ट बताया हुआ, ये आप इसी तरह इसको याद रख लें। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट भी एंटी टेस्ट में आता रहता है, MCQs में आता रहता है। ठीक है, अब देखें इसमें, ये हमने देख लिया 120 डिग्री, इसका ये आंसर आएगा। ठीक है, ये 11 हो गई MCQs। ठीक है, आज के लिए इतनी काफ़ी है, बाकी फिर हम